आज हैं लेक्चर 14, है ना। लेक्चर 14। इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको बताया था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और उनके प्रॉब्लम। हालांकि प्रॉब्लम हम आपको केवल 2 ही बताए थे, लेकिन इतना कर दिए थे कि आप उस आधार पर प्रॉब्लम बना सकते हैं, है ना। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मैंने कवर किया था, उसका प्रॉब्लम भी कवर कर दिए थे। आज बात कर रहे हैं एक अलग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर 2, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, क्वथनांक में उन्नयन के बारे में। तो देखिएगा, हेडिंग बनाते हैं पहले लेक्चर 14 और ये टॉपिक है टॉपिक का नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक में, हिंदी हो गया क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, उ आधा न पूरा न या न, क्वथनांक में उन्नयन और वृद्धि, क्वथनांक में उन्नयन और वृद्धि। लिख लिए, क्वथनांक में उन्नयन और वृद्धि। अब बात करें इसमें पहले तो ये कि बॉइलिंग पॉइंट है क्या, तब ना उन्नयन की बात करेंगे। तो ध्यान से सुनेंगे, क्वथनांक क्या है इसके बारे में, ठीक है। यानी क्वथनांक क्या है उसके बारे में पहले हम आपको बता रहे हैं। ध्यान सुनिएगा, ये तो आप बिलो क्लास 10 से भी जानते हैं, है ना। क्वथनांक, क्वथनांक में आप यही ना जानते बहुआ, बेसिक कंसेप्ट कि किसी द्रव का, किसी लिक्विड का क्वथनांक उनका वह तापक्रम होते हैं जिन पर वे उबलते हैं, है ना। आप यही जानते हैं कि किसी द्रव का, किसी लिक्विड का क्वथनांक उनका वह तापक्रम होते हैं जिन पर वे उबलते हैं यानी खौलते हैं। ये ना जानते हैं आप, ये जानते हैं। द बॉइलिंग point of a, the boiling point of a liquid is, the boiling point of a liquid is the temperature at which it बॉइल्स, है ना। यानी बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट जो कि आप पहले की क्लास में ही पढ़े थे, लोअर क्लास, बिलो क्लास 10 से भी आप जानते हैं कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच इट बॉइल्स, है ना। हिंदी हो गया, इसका हिंदी बोल रहा है किसी द्रव के क्वथनांक, किसी द्रव के क्वथनांक, किसी द्रव के क्वथनांक उनके वह तापक्रम होते हैं, किसी द्रव के क्वथनांक
उनके वह तापक्रम होते हैं जिन पर वे उबलते हैं। किसी द्रव के क्वथनांक उनके वह तापक्रम होते हैं जिन पर वे उबलते हैं। ठीक, एक अलग डेफिनेशन की बात कर रहे हैं जो आपके स्टैंडर्ड का होगा, है ना। ये तो बिल्कुल जनरल डेफिनेशन है, ध्यान सुनिएगा। स्टैंडर्ड डेफिनेशन इस टाइप से दे रहे हैं, कहेंगे कि किसी द्रव का क्वथनांक उनका वह तापक्रम होते हैं जिन पर उनके वाष्प दाब का मान वायुमंडलीय दाब के बराबर होते हैं। पहले हम डिफाइन करते हैं, उसके बाद उसको हम क्लियर कर देंगे, समझा देंगे। और में रह गया द boiling point of a liquid is the temperature. The boiling point of a liquid is the temperature at which its vapor pressure becomes equal to atmospheric प्रेशर, है ना। यानी अथवा में मैंने डेफिनेशन दिया, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका हिंदी पढ़ लिखो, हम समझा देते हैं क्या लिखा है, क्या मतलब हुआ इसका। हिंदी हो गया, किसी द्रव के क्वथनांक उनके वह तापक्रम होते हैं, किसी द्रव के क्वथनांक उनके वह तापक्रम होते हैं जिन पर इनके वाष्प दाब का मान वायुमंडलीय दाब के बराबर होते हैं। किसी द्रव का क्वथनांक उनके वह तापक्रम होते हैं जिन पर इनके वाष्प दाब का मान वायुमंडलीय दाब के बराबर होते हैं। लिख लिए, फुल स्टॉप ब्रैकेट में। देखिए इसको, क्या मैंने कहा, कैसे समझना जो, यानी मैंने कहा कि किसी द्रव का क्वथनांक उनका वह तापक्रम है जिन पर उनके वाष्प दाब का मान वायुमंडलीय दाब के बराबर होते हैं। ध्यान से समझेंगे, इसे लिखना नहीं है, ऐसे ही समझने के लिए। देखिए क्या कर रहा है, जैसे जल से भरा एक बीकर है ना, इसमें लिक्विड भरा हुआ वाटर, लिक्विड है यानी वाटर, यानी लिक्विड, और इसे हम ज्वालक से गर्म कर रहे हैं, है ना। इसे हम ज्वालक से गर्म कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो हमने कहा कि एक बीकर में द्रव भर के उसे आप गर्म कर रहे हैं।
तो खुद देखिए, ये जो द्रव है अभी आपने गर्म करना शुरू किया तो ये नहीं उबला, ये नहीं खौला, क्योंकि इसको वायुमंडलीय दाब, ये जो वायुमंडलीय दाब है देखिए, जैसे मैंने कहा कि जल से भरे एक बीकर, यानी जल मतलब लिक्विड से भरे एक बीकर को जब आपने गर्म किया, गर्म करना शुरू किया तो वो नहीं उबला, क्योंकि यानी उस अवस्था में द्रव का जो वाष्प दाब है ये सब वेपर है ना, ये है वेपर और ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ये है वेपर ऑफ व्हिच प्रोड्यूस्ड वेपर प्रेशर। तो ऐसे समझिए कि जब जल को आपने गर्म किया तो वो वाष्पीकृत हुआ, तो शुरुआत समय में देखें कि ये द्रव यानी ये पानी नहीं खौल रहा है, क्योंकि उस अवस्था में ये द्रव का जो ये वाष्प है यानी द्रव के वाष्प द्वारा उत्पन्न दाब, यानी द्रव के वाष्प दाब है, द्रव के वाष्प दाब जो है वायुमंडलीय दाब से कम है, वायुमंडलीय दाब से कम है, फलतः ये जो वायुमंडलीय दाब है वो द्रव के वाष्प दाब को दबाए हुए है, नीचे उसको ढकेले हुए है, फलतः ये वायु नहीं कर रहे हैं, ठीक। लेकिन जब आप कुछ और समय तक इसे गर्म करते हैं तो और अनुवाष्प बनकर ढेर सारे वाष्प यहाँ बनेंगे, फलतः ज्यादा वाष्प दाब होगा। तो अगर ये वाष्प द्वारा उत्पन्न दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर रहेगा है ना, तो उस तापक्रम पर ये लिक्विड उबलने लगेंगे। लेकिन यदि वाष्प दाब का मान वायुमंडलीय दाब से ज्यादा हो जाएगा तो ये जो वाष्प है वायुमंडलीय दाब को हटाते हुए वाष्प बनकर उड़ जाएंगे और वो क्वथनांक नहीं, वो तो उड़नांक हो जाएगा, यानी वाष्पांक हो जाएगा, वाष्प बनकर उड़ने लगेंगे, ठीक। नहीं समझ पा रहे हैं, ध्यान सुनिए। हम ये करें होगा कि जल से भरे एक बीकर को आप गर्म कीजिए, गर्म करेंगे तो जल के अणु वाष्पीकृत होगा, ये वाष्प बना, जब वाष्प बनेंगे तो कुछ वाष्प दाब भी उनके द्वारा उत्पन्न किया जाएगा, ठीक। तो यानी ये वाष्प दाब हुआ और बाकी एटमॉस्फेयर से इस बर्तन पर यानी सतह पर जो दाब लग रहा है वो वायुमंडलीय दाब है। तो शुरुआती समय में इस वाष्प का दाब वायुमंडलीय दाब से कम था, इसीलिए ये नहीं उबला, नहीं खौला, नहीं जंप किया। लेकिन जब और देर तक गर्म किए तो ज्यादा वाष्प बना, फलतः ज्यादा वाष्प दाब हुआ है ना, और जब उस वाष्प दाब का मान ऊपर से जो वायुमंडलीय दाब लग रहा है उसके बराबर हुआ तो यानी लिक्विड जो है ना वो खौलने लगे, उबलने लगे। हाँ, अगर गर्म करने के दौरान वाष्प द्वारा उत्पन्न दाब ये ऊपर से लगने वाले वायुमंडलीय दाब से ज्यादा अगर हो जाएगा तो ये वाष्प यानी ये जो वाष्प है वायुमंडलीय दाब को हटाते हुए वायुमंडल में मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना, एक द्रव के वाष्प दाब का मान वायुमंडलीय दाब से अगर कम रहा तो वायुमंडलीय दाब उस वाष्प दाब को दबाए हुए रहेगा, है ना, फलतः वो लिक्विड उबल नहीं पाएगा, खौल नहीं पाएगा। और यदि एक द्रव के
वाष्प दाब का मान इस वायुमंडलीय दाब से ज्यादा रहा तो ये वाष्प जो है वायुमंडलीय दाब को हटाते हुए वायुमंडल में मिल जाएंगे, जो कि क्वथनांक नहीं होगा, वो तो वाष्पांक हो जाएगा, क्योंकि उस अवस्था में द्रव वाष्प बनकर उड़ने लगेंगे, है ना। लेकिन इसके बीच का कंडीशन, यानी किसी द्रव का वाष्प दाब और यानी वायुमंडल द्वारा लगने वाला दाब, यानी द्रव का वाष्प दाब और ये वायुमंडलीय दाब दोनों बराबर रहेगा, है ना। तो उस अवस्था में मुकाबला, यानी वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब के बीच का मुकाबला भी बराबर का होगा। नहीं, जैसे उबलता हुआ पानी है, उसका वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब दोनों बराबर है ना। तो उस अवस्था में क्या होगा कि पानी वाष्प बन के उड़ेगा, और चूंकि पानी का वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब दोनों क्या है, बराबर है। तो पानी जब दोनों का पावर बराबर है ना, तो पानी जंप किया, थोड़ा सा उछला, तब वायुमंडलीय दाब थोड़ा सा हट गया, चूंकि उसका भी पावर उतना ही है जितना कि वाष्प दाब का पावर है। तो अगला बार पूरा वाष्प, यानी पूरा जो वायुमंडलीय दाब है उस सब मिलकर अटैक किया, तो पानी जो जंप किया था वो नीचे आ गया, बर्तन की ओर आ गया। अगला बार ये जो जल का वाष्प था ये अभी ऊपर की ओर उछला, तब वायुमंडलीय दाब थोड़ा सा ऊपर की ओर बढ़ गया, अभी वायुमंडलीय दाब उसको खदेड़ा, तब वो यानी जो वाष्प दाब है या लिक्विड है वो नीचे की ओर गया, है ना। तो इसी तरीके से पानी क्या करता, जंप करता, ऊपर नीचे, उसी को क्वथनांक कहते हैं। क्या नहीं स्पष्ट हो रहा है? ध्यान से समझने वाला पॉइंट है बउआ। हम ये कर रहे हैं ना कि जल से भरे एक बीकर को आपने गर्म करना शुरू किया, कुछ अनुवाष्प बनकर उड़े, और ये वाष्प कुछ वाष्प दाब भी उत्पन्न किया। लेकिन यदि इस वाष्प दाब का मान वायुमंडलीय दाब, यानी इस वाष्प दाब का मान वायुमंडलीय दाब से कम रहा, तो वायुमंडलीय दाब इस द्रव को दबाए हुए रहा, फलतः यह द्रव उबल नहीं सका। ठीक। और यदि ये द्रव द्वारा उत्पन्न वाष्प दाब इस वायुमंडलीय दाब से ज्यादा हो जाता है, तो ये जो आप देख रहे हैं वेपर, ये वायुमंडलीय दाब से यदि ये जो वाष्प दाब है वायुमंडलीय दाब से ज्यादा होता, तो वायुमंडलीय दाब को हटाते हुए ये आसमान में उड़ जाता। ठीक। लेकिन इसके बीच का कंडीशन कि यदि द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर रहता, तो उस अवस्था में यानी कभी वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब की ओर दौड़ता, तो कभी वायुमंडलीय दाब वाष्प दाब की ओर दौड़ता, यानी मुकाबला बराबर कराता, यानी पानी जंप मारता, तो उसी को क्वथनांक कहते हैं। तो वही कह रहे हैं कि किसी द्रव का क्वथनांक उनके वह तापक्रम होते हैं जिन पर उनके वाष्प दाब का मान वायुमंडलीय दाब के बराबर होते हैं। तो ध्यान रखेंगे, उम्मीद करते याद भी हो गया होगा कि किसी द्रव का क्वथनांक उनके वह तापक्रम होते हैं जिन पर उनके वाष्प दाब का मान वायुमंडलीय दाब के बराबर होते हैं। यदि वाष्प दाब कम रहा तब वायुमंडलीय दाब उसको दबाए हुए रहेगा, इस तरीके से वो उबल नहीं पाएगा। ठीक। और यदि वाष्प दाब का मान वायुमंडलीय दाब से ज्यादा रहा तब वो वायुमंडलीय दाब को हटाते हुए आसमान की ओर उड़ पड़ेंगे, है ना। तो वो क्वथनांक नहीं, वो तो वाष्पांक हो जाएगा, है ना। लेकिन इन दोनों के बीच का स्थिति जब द्रव के वाष्प दाब का मान इस वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, यानी वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब दोनों बराबर होंगे, तो दोनों के बीच मुकाबला भी बराबर का होगा। कभी वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब को ऊपर की ओर खदेड़ेगा, तो कहीं वायुमंडलीय दाब वाष्प दाब को नीचे की ओर खदेड़ेगा, है ना। तो यही स्थिति में जो द्रव है वो जंप कर रहे हैं, क्योंकि द्रव जो है ऊपर की ओर दौड़ रहे हैं, और जब वायुमंडलीय दाब उसको खदेड़ा तो नीचे की ओर आया, फिर वाष्प दाब पुले मिल करके गया तो ऊपर की ओर बढ़ा, फिर वायुमंडलीय दाब खदेड़ दिया तो नीचे की ओर आ गया। इस तरीके से पानी क्या हो रहा है, अप डाउन
अप डाउन, है ना, यानी अप डाउन। तो वही हो गया, वही टेम्परेचर जिस पर द्रव का वाष्प दाब इस वायुमंडलीय दाब के बराबर हुए, यानी उस द्रव के क्वथनांक कहे जाते हैं। उम्मीद करते हैं स्पष्ट हो गया होगा, याद हो गया होगा कि किसी द्रव का क्वथनांक उनके वह तापक्रम होते हैं जिन पर उनके वाष्प दाब का मान वायुमंडलीय दाब के बराबर होते हैं। ठीक, अगर वायुमंडलीय दाब से कम होगा, यानी वाष्प दाब का मान वायुमंडलीय दाब से कम होगा तो वो खौलेगा नहीं। अगर वाष्प दाब का मान वायुमंडलीय दाब से ज्यादा होगा तो ये इंतजार नहीं करेगा, ये तो वाष्प बन के उड़ जाएगा। और यदि दोनों बराबर रहेंगे तो मुकाबला भी बराबर का होगा। कभी वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब को खदेड़ देगा तो कुछ ही पल के बाद वायुमंडलीय दाब वाष्प दाब को खदेड़ देगा। इस तरीके से पानी देखते हैं उबलता है तो ऊपर की ओर गया, मतलब क्या, वाष्प दाब जो है वायुमंडलीय दाब को खदेड़ दिया, है ना। और उधर जो वायुमंडलीय दाब 1-2 इंची ऊपर गया उसको भी लगा कि अरे मेरा भी तो ताकत वाष्प दाब के बराबर है, और उस सब मिलकर तय किया तो वाष्प दाब नीचे आ गया। फिर अगला बार वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के पीछे गया तो वो ऊपर गया, फिर वायुमंडलीय दाब प्रेशर लगाया तो वाष्प दाब नीचे गया। इस तरीके से पानी जो है अप और डाउन की ओर मूवमेंट करने लगता है, जो उनके क्वथनांक कहलाते हैं। ठीक है, अब बात कर रहे हैं इसी आधार पर, ध्यान सुनिएगा। कहेंगे चूंकि आप ये जानते हैं कि आप वाष्पशील घुल रखने वाले घोल के वाष्प दाब पढ़ा थे, कल तक वही ना पढ़ा था, वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी वाला, उसी से बोल रहे। कहेंगे चूंकि हम जानते हैं कि आप वाष्पशील घुल रखने वाले घोल के वाष्प दाब अपने में मौजूद शुद्ध घोलक के वाष्प दाब से कम होते हैं, अतः उस वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए हमें गर्म करने की आवश्यकता होती है। ठीक, तो पहला ऑप्शन करके ये रहेगा, स्टार का चिन्ह दे करके कहेंगे since we know that vapor pressure of non-volatile solid containing solution since we know that vapor pressure of non-volatile solid containing solution becomes less than vapor pressure of pure solvent present in it। कहेंगे thus for doing its vapor pressure equal to atmospheric pressure solution need to be heated। In this way we found that
In this way, we found that boiling point of non-volatile solid containing solution, boiling point of non-volatile solid containing solution becomes more than boiling point of pure solvent present in it. This difference in boiling point is called elevation in boiling point. देखिए आप क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। लग रहा हो कि बड़ा है लेकिन कड़ा नहीं है। ये कोई डिफरेंशिएशन नहीं, ये आधार, ये बेस दे रहे हैं। ये मैंने कहा सिंस वी नो दैट वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड containing solution becomes less than vapor pressure of pure solvent present in it. ये तो lowering in vapor pressure नहीं पढ़े थे आप। कहेंगे thus for doing its vapor pressure equal to atmospheric pressure, solution need to be heated. In this way, we found that boiling point of non-volatile solid containing solution becomes more than boiling point of pure solvent present in it. This difference in boiling point is called elevation in boiling point. ये elevation in boiling point का definition नहीं हुआ, वो अलग से भी हम आपको बता देंगे, लेकिन कंसेप्ट यही है जिस पर कि आप आसानी से definition याद रखेंगे। फिलहाल पहले हिंदी कर देते, उसके बाद समझा देते हैं, है ना? बिल्कुल समझ में आएगा, निश्चित रूप से समझ में आएगा। आप कोशिश न भी कीजिएगा तब भी समझ में आएगा। देखिए पहले हिंदी कर लीजिए, जिनको लिखना है हिंदी वो हिंदी लिख लेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि अबाष्पशील घुल, क्योंकि हम जानते हैं कि अबाष्पशील घुल रखने वाले घोल, क्योंकि हम जानते हैं कि अबाष्पशील घुल रखने वाले घोल के वाष्प दाब, अबाष्पशील घुल रखने वाले घोल के वाष्प दाब अपने में मौजूद शुद्ध घोलक के वाष्प दाब से कम होते हैं। अपने में मौजूद शुद्ध घोलक के वाष्प दाब से कम होते हैं। अतः इनके वाष्प दाब को इनके मतलब घोल हो गया। अतः इनके वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर, अतः इनके वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए, अतः इनके वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए घोल को गर्म करना होता है।
अतः इनके वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए घोल को गर्म करना होता है। फुल स्टॉप। इस तरह हम पाते हैं कि अवाष्पशील घुल रखने वाले अवाष्पशील घुल रखने वाले घोल के क्वथनांक इस तरह हम पाते हैं कि अवाष्पशील घुल रखने वाले घोल के क्वथनांक अपने में मौजूद शुद्ध घोलक के क्वथनांक से अधिक होते हैं। अपने में मौजूद शुद्ध घोलक के क्वथनांक से अधिक होते हैं। फुल स्टॉप। क्वथनांक में इसी अंतर को फिर लिखिए। क्वथनांक में उन्नयन उ आधा न पूरा न या अन्न। क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है। क्वथनांक में इसी अंतर को क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है। फुल स्टॉप। ब्रैकेट बंद कीजिए। ध्यान से सुनिएगा। समझ में तो खैर पक्का है, आप ध्यान दे या ना दे। मैंने क्या कहा? मैंने यही बता दूंगा कि चूंकि आप जानते हैं कि अवाष्पशील घुल रखने वाले घोल का यानी वाष्प दाब जो है अपने में मौजूद शुद्ध घोलक के वाष्प दाब से अधिक होता है। रॉड के नियम में भी बताते, फिर हम आपको वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड कंटेनिंग सॉल्यूशन में भी बताए थे न कि अवाष्पशील घुल रखने वाले घोल के वाष्प दाब अपने में मौजूद शुद्ध घोलक के वाष्प दाब से कम होते हैं। अतः इनके वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए इस घोल को गर्म करना पड़ता है ना। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि अवाष्पशील घुल रखने वाले घोल के क्वथनांक जो है अपने में मौजूद शुद्ध घोलक के क्वथनांक से अधिक है। क्वथनांक में यही अंतर क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में वृद्धि कहे जाते हैं। ठीक, डिफिनेशन हम अलग से निकाल देंगे, ये समझने के लिए हुआ होगा है ना। नहीं तो फिर आप अगला सीनियर से पूछे ना खाली अंतर बस एक लाइन 2 लाइन लिखा देंगे हो गया, तो वो आपको रटना पड़ेगा। ऐसे कि आप आसानी से समझ जाएंगे। ध्यान सुनिए समझने के लिए। जैसे मैंने क्या कहा, बार बार हम आपको कह रहे हैं कि अवाष्पशील घुल रखने वाले घोल के क्वथनांक अपने में मौजूद शुद्ध घोलक के क्वथनांक से अधिक होते हैं। यही ना करें हुआ। और तो जिससे कहने का मतलब ये है कि आप खाना बनाने की प्रक्रिया में देखे होंगे, देख सकते हैं, गौर कर सकते हैं कि आप एक बर्तन में जैसे चावल बनाना है यानी भात बनाना है तो एक बर्तन में पानी ले लिए। पानी घोलक हुआ ना, होगा शुद्ध घोलक एकदम है। उस बर्तन में तो खाली पानी है तो शुद्ध घोलक होगा। और तो बर्तन में पानी ले करके और उसको आग पर रख दीजिए, गर्म कीजिए, तो आप देखेंगे कि यानी कुछ समय बाद जल उबलने लगा है ना, तो शुद्ध घोलक उबल रहा है। अब उसमें ला करके चावल डाल देते हैं तो आप गौर करते हैं ना कि उबलना यानी पानी और चावल युक्त जो मिश्रण है उबलना बंद हो जाता है नहीं। जैसे खोलते हुए पानी में ला के चावल डाल दिए, अरे चावल दाल सब्जी सब अवाष्पशील घुल नहीं होगा, चावल बाष्प बन के उड़ेगा नहीं ना उड़ेगा। तो यानी उबलते हुए पानी में अवाष्पशील घुल चावल डाल दिए तो
उस पानी का उबालना बंद हो गया। अगर आप चाहते हैं कि वो उबले तो उसे आपको गर्म करना पड़ता है और ज़्यादा गर्म करना पड़ता है। तो इस तरीके से चावल और पानी युक्त मिश्रण का क्वथनांक ज़्यादा हुआ उसमें मौजूद शुद्ध जल के क्वथनांक से। तो यही क्वथनांक में अंतर क्वथनांक में उन्नयन यानी क्वथनांक में वृद्धि कहलाते हैं। क्या ठीक? जैसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, है ना, कि अवाष्पशील, जैसे खाना बनाने की प्रक्रिया में तो आप बहुत यानी अलग अलग व्यंजन बनाने के दौरान आप गौर करते होंगे। जैसे सिंपली आप देखिए, खीर बनाने की प्रक्रिया में एक बर्तन में दूध लिए, लिक्विड हुआ, गर्म किए, देखते हैं कुछ समय के बाद दूध एकदम उबलने तो लगता ही है, उबल रहा, और समझिए कि अगर ध्यान नहीं दिए तो लगता है कि अब वो बाहर निकल जाएगा, गिर जाएगा, जिसको कहते हैं कि उधिया जाएगा। लेकिन उस खौलते हुए दूध में आप चावल की कुछ मात्रा डाल देते हैं। अरे खीर बनाना रहता है तो चावल डालते हैं, आलू और बैगन नहीं डालते हैं। तो चावल डाल दिए, है ना, तो देखते हैं कि उस दूध का उबलना बंद हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि दूध और चावल युक्त यह मिश्रण खौले तो आपको और अधिक गर्म करने की आवश्यकता होती है। इस तरह आप पाते हैं कि चावल एवं दूध युक्त मिश्रण का क्वथनांक इनमें मौजूद जो शुद्ध दूध है उनके क्वथनांक से अधिक है। क्वथनांक में यही अंतर क्वथनांक में उन्नयन कहे जाते हैं। स्पष्ट है? तो वही मैंने कहा कि अवाष्पशील घुल रखने वाले घोल के क्वथनांक जो है अपने में मौजूद शुद्ध घोलक के क्वथनांक से अधिक होते हैं, है ना। क्वथनांक में यही अंतर क्वथनांक में उन्नयन कहे जाते हैं। डेफिनेशन हम अलग से आपको देंगे, फिलहाल बेस बना रहा है। अब उसी में पैरा चेंज करके होगा, यानी जहां तक लिखे सब पैरा चेंज करके इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा टीबी, बी फॉर बॉइलिंग, टी टेम्परेचर और डेल्टा मतलब चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा टीबी, हिंदी यही होगी। इसे डेल्टा टीबी से सूचित करते हैं। तो ये हो गया दैट इज डेल्टा टीबी बराबर टीबी घटाव टी डिग्री बी, हुआ ना। डेल्टा टीबी बराबर टीबी घटाव टी डिग्री, ये भी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड कंटेनिंग सॉल्यूशन, और ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, है ना, या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। एक ही बात। देखिए पहले हिंदी कर लें, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। हिंदी वाले परेशान नहीं होंगे, एकदम साथ साथ चलेंगे। हिंदी हो गया इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा टीबी, इसे डेल्टा टीबी से सूचित करते हैं। फुल स्टॉप, पैरा चेंज, दैट इज यानी अर्थात डेल्टा टीबी बराबर टीबी घटाव टी डिग्री बी। टीबी है, एक होता टीबी जिसको दूरदर्शन कहते हैं, है ना। तो ये डेल्टा टीबी बराबर टीबी घटाव टी डिग्री, ये डेल्टा टीबी का हिंदी हो गया क्वथनांक में उन्नयन, इसका हिंदी हो गया
क्वथनांक में उन्नयन, और ये है अबाष्पशील घुल रखने वाले घोल के क्वथनांक। ये हिंदी हो गया अबाष्पशील घुल रखने वाले घोल के क्वथनांक। अबाष्पशील घुल रखने वाले घोल के क्वथनांक, और ये है घोल में मौजूद शुद्ध घोलक के क्वथनांक। घोल में मौजूद शुद्ध घोलक के क्वथनांक, है ना। ठीक, अब आपको लग रहा है कि सर अगर एग्जाम में पूछ दिया कि डिफाइन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी क्वथनांक में उन्नयन को परिभाषित करें, या क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं, तो सर कहां से कहां तक लिखेंगे, तो उनके लिए हम अलग से क्वेश्चन करके आंसर भी कर देते हैं। देखिएगा, एक क्वेश्चन करके लिख देते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, या डिफाइन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एक क्वेश्चन करके देते हैं। क्वेश्चन रहा, ये भी आई क्वेश्चन है, डिफाइन या व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म elevation, what do you mean by the term elevation in boiling point, what do you mean by the term elevation in boiling point। प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी क्वथनांक, इसका हिंदी हो गया क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं, क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं, क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं, लिख लिए। या डिफाइन एलिवेशन, define elevation in boiling point, define elevation in boiling point, यानी क्वथनांक, इसका तो हिंदी बोलिए दिए थे, क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं, क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं, और इसका हिंदी हो गया क्वथनांक में उन्नयन को परिभाषित करें। क्वथनांक में उन्नयन को परिभाषित करें। तो देखिएगा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कैसे करेगा, अभी ना पढ़े बउआ कि अबाष्पशील घुल रखने वाले घोल के क्वथनांक अपने में मौजूद शुद्ध घोलक के क्वथनांक से अधिक होते हैं, है ना। और क्वथनांक में यही अंतर क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। तो आंसर ऐसे लिखिएगा, ध्यान से कहेंगे डिफरेंस बिटवीन, मतलब अंतर, डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड कंटेनिंग सॉल्यूशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ pure solvent present in it is called elevation in boiling point। यानी सॉल्यूशन में कहेंगे डिफरेंस बिटवीन boiling point of, difference between boiling point of non
difference between boiling point of non-volatile solid containing solution and difference between boiling point of non-volatile solid containing solution and boiling point of pure solvent. Boiling point of pure solvent present in it is called elevation. In boiling point. Difference between boiling point of non-volatile solid containing solution and boiling point of pure solvent present in it is called elevation in boiling point. पाराक्षण के लिखना it is denoted by delta T, है ना? It is denoted by delta TB. लिखना that is delta TB बराबर TB घाटा T डिग्री B. तो ये हो गए elevation in boiling point और ये है boiling point of non-volatile solid containing solution और ये है boiling point of pure solvent. ये लिखना होगा, इतना आपको आंसर में लिखना है। और चाहे शॉर्ट प्रॉब्लम हो या लॉन्ग, शॉर्ट ही रहता है, लॉन्ग रहेगा तो इसके साथ एक और क्वेश्चन दे देगा ऐसे कि क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं? इनसे आप वाष्पशील घुल के आणविक भार भी निर्धारित करें। इस साल का ये संभावित प्रॉब्लम होगा 2021 के लिए, ये गेस्ट क्वेश्चन होगा मेरे तरफ से। अन्य तो वो तो क्लास में हम बताएंगे, फिलहाल जो लिखे वो हम आपको बता देते हैं। क्वथनांक में उन्नयन को परिभाषित करें, तो आंसर आपको लिखना भी इसके पहले लिखे तो वही ना था, बस दिक्कत नहीं हो इसलिए मैंने फिर से लिख दिया। वहां पर तो एज ए पॉइंट आपको एकदम थोरो जानकारी दिया कैसे कैसे क्या होगा, और इसमें तो बस जनरल केवल डिफिनेशन दे दी, तो समझना वहां से, डिफिनेशन यहाँ से ध्यान रखना है क्या। अगर वो समझ जाते हैं तो ये अलग से आपको फिर से ना तो लिखने की और नहीं याद रखने की आवश्यकता होगी, उसी से आप समझ जाएंगे। अरे ऐसे बाई प्रैक्टिकल तो आप जानते हैं कि आप वाष्पशील घुल रखने वाले घोल के क्वथनांक जो है अपने में मौजूद शुद्ध घोलक के क्वथनांक से अधिक होते हैं, और क्वथनांक में यही अंतर क्वथनांक में उन्नयन के नाम से जाना जाएगा। तो पहले आंसर लिख लीजिए। सर इस क्वेश्चन ये दोनों में से कोई भी क्वेश्चन रहेगा आंसर यही होगा। हिंदी लिख लीजिए आंसर में, अवाष्पशील घुल रखने वाले अवाष्पशील घुल रखने वाले घोल के क्वथनांक अवाष्पशील घुल रखने वाले घोल के क्वथनांक अवाष्पशील घुल रखने वाले घोल के क्वथनांक एवं इनमें मौजूद शुद्ध घोलक के क्वथनांक में अंतर को
एवं इनमें मौजूद शुद्ध घोलक के क्वथनांक में अंतर को क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है। क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है। फुल स्टॉप। पैरा चेंज। इसे डेल्टा टीबी से सूचित करते हैं। इसे डेल्टा टीबी से सूचित करते हैं। फिर पैरा चेंज करते हैं, अर्थात डेल्टा टीबी बराबर टीबी घटाओ टी डिग्री बी। डेल्टा टीबी बराबर टीबी घटाओ टी डिग्री बी। इसका हिंदी हो गया क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन। और इसका हिंदी हो गया अबाष्पशील घुल। अबाष्पशील घुल रखने वाले घोल के क्वथनांक। अबाष्पशील घुल रखने वाले घोल के क्वथनांक। अबाष्पशील घुल रखने वाले घोल के क्वथनांक। और ये हो गया शुद्ध घोलक के क्वथनांक। शुद्ध घोलक के क्वथनांक लिख लिए। ठीक, जैसे ऐसे समझिए होगा कि शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, अगर उस खौलते हुए जल में आपने कुछ मात्रा में चावल डाल दिया तो उनका खौलना तो बंद हो गया, लेकिन फिर भी आपने ये चाहा कि ये भी खौले तो और गर्म किए, है ना। तो जब वो उबलने लगा तो टेम्परेचर आप नोट किए, तब वो टेम्परेचर हुआ 100.27 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ रहे हैं, 100.27 डिग्री सेंटीग्रेड। आप तो देखिए पानी का क्वथनांक था 100 डिग्री सेंटीग्रेड, आप उसमें चावल डाल दिए तो हो गया 100.27 डिग्री सेंटीग्रेड। तब क्वथनांक में उन्नयन कितना हो गया, तब घोल का क्वथनांक हुआ 100.27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब घटाओ जो उसमें घोलक था, जल था, उसका क्वथनांक 100 था, तब घट कर क्या ना 0.27 डिग्री सेंटीग्रेड। वही क्वथनांक में उन्नयन हुए, है ना। यानी अबाष्पशील घुल, वो अबाष्पशील घुल रखने वाले घोल के क्वथनांक घटा इसमें मौजूद शुद्ध घोलक के क्वथनांक, जो इस समय जो अंतर आया वही क्वथनांक में उन्नयन कहे जाएंगे। न्यूमेरिकल में आएगा, हर एक न्यूमेरिकल में तो ऐसे रहेगा कि शुद्ध जल का इस टाइप से शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि 90 ग्राम जल में 35 ग्राम अबाष्पशील घुल डाल दिए जाते हैं तो इनके क्वथनांक 100.83 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाते हैं। तो डाले गए घुल का आणविक भार निकालें तो कही रहा कि शुद्ध जल का क्वथनांक 100 था, उसमें कुछ अबाष्पशील घुल डाले तो उसका क्वथनांक हो गया 100.83 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्वथनांक में उन्नयन हो गया 100.83 घटा 100 बराबर 0.83 डिग्री सेंटीग्रेड। न्यूमेरिकल में आपको बताएंगे। देखिए फिलहाल देखिए, बस ये तो क्वेश्चन का आंसर समाप्त हो गया। अब अलग से इसे बता रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। कहेंगे इट इज क्लियर फ्रॉम experiment that elevation in boiling point becomes directly
proportional to molar concentration of solution, that is molality, that is molality, है ना। यानी मैंने ये कहा कि इट इज क्लियर फ्रॉम एक्सपेरिमेंट दैट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट becomes directly proportional to molar concentration of solution, that is molality, है ना। यानी ये हो गया that is डेल्टा टीबी समानुपाती स्मॉल m और डेल्टा टीबी बराबर kb इंटू m। डेल्टा टीबी आप जान ही रहे हैं, मोलैलिटी भी जान रहे हैं कि m है ना, ये ही ना होगा मोलैलिटी के ब्रैकेट में स्मॉल m और डेल्टा टीबी तो 2-3 बार लिखिए, कहेंगे हेयर kb बराबर, अब क्या पढ़ रहे हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो लिखेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, या इसी को कहते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या इसी को कहते हैं इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। देखिए अब पहले हिंदी करते उसके बाद ही समझाएंगे। प्रयोग से स्पष्ट है कि, प्रयोग से स्पष्ट है कि क्वथनांक में उन्नयन का मान, प्रयोग से स्पष्ट है कि क्वथनांक में उन्नयन का मान, प्रयोग से स्पष्ट है कि क्वथनांक में उन्नयन का मान घोल के मोलल क्वथनांक में उन्नयन का मान घोल के मोलल सांद्रता, घोल के मोलल सांद्रता अर्थात मोललता, अर्थात मोललता के समानुपाती होते हैं। प्रयोग से स्पष्ट है कि क्वथनांक में उन्नयन का मान घोल के मोलल सांद्रता अर्थात मोललता के समानुपाती होते हैं। फुल स्टॉप, ब्रैकेट बंद। तो हिंदी कॉमन दैट इज डेल्टा टीबी, है ना, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समानुपाती स्मॉल m यानी मोलैलिटी, और डेल्टा टीबी समानुपाती हटाए तो kb जोड़ दिए इंटू m हेयर, ये तो यहाँ हो गया इसका हिंदी, kb बराबर, इसका हिंदी हो गया क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक, क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक, इसका हिंदी हो गया क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक। नीचे और करके इसका हिंदी हो गया मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक। और ये तो उसी को कह रहा है मोलल उन्नयन स्थिरांक, यही दोनों को नाम दिया गया है इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। जानकारी स्पष्ट है? ठीक। अब इसी में हम आगे बात कर रहे हैं आपसे, कभी ये भी पूछा जाता है डिफाइन इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, पहले इसी को हम क्लियर कर देते हैं। देखिए
देखिएगा, इसमें ये कर दे रहा हूं मैं, इफ m बराबर 1 है ना, m बराबर 1, इसका मतलब समझता है ना, 1 मोल नॉन वोलेटाइल सॉलिड present in 1 mole non-volatile solid dissolved in, present in वही हो गया, dissolved in 1 किलोग्राम और 1000 ग्राम सॉल्वेंट है ना। तो इफ m बराबर 1 देन डेल्टा TB बराबर KB इंटू 1 और डेल्टा TB बराबर KB। नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया, कहेंगे 10 or we can say for 1 molar solution containing non-volatile solid, for 1 molar solution containing non-volatile solid, elevation in boiling point is also called molar elevation constant। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट देखिए ध्यान से, हमने कहा इफ m बराबर 1, बस एक क्लियर करके छुट्टी कर देंगे, यानी इसको अलग से भी हम डिफाइन कर दें, एग्जाम में कैसा आएगा वो भी, फिलहाल लिंक जैसे वैसे ही बता रहे। इफ m बराबर 1, यदि m बराबर 1 ब्रैकेट में लिखा हुआ 1 मोल अवाष्पशील घुल, 1 मोल अवाष्पशील घुल 1 किलोग्राम, 1 मोल अवाष्पशील घुल 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम घोलक में घुले हैं। 1 मोल अवाष्पशील घुल 1 किलोग्राम और 1000 ग्राम घोलक में घुले हैं, ब्रैकेट बंद। तो डेल्टा TB बराबर KB, अगुनेम के जगह पर 1 और डेल्टा TB बराबर KB है ना, इसका हिंदी हो गया। इस तरह हम कह सकते हैं कि, इस तरह हम कह सकते हैं कि, इस तरह हम कह सकते हैं कि, थोड़ा सा अपन देखें, अवाष्पशील घुल रखने वाले, अवाष्पशील घुल रखने वाले एक अंक वाला, एक अवाष्पशील घुल रखने वाले एक मोलल घोल के, एक मोलल घोल के क्वथनांक में, एक मोलल घोल के क्वथनांक में उन्नयन को ही अवाष्पशील घुल रखने वाले एक मोलल घोल के क्वथनांक में उन्नयन को ही, क्वथनांक में उन्नयन को ही मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, लिख लिए। ठीक, एक क्वेश्चन देते हैं अलग से हम आपको,
जो 2021 के लिए संभावित प्रॉब्लम होंगे वो इस टाइप से, क्वथनांक में उन्नयन अस्थिरांक को परिभाषित करें एवं इनके मात्रक भी निर्धारित करें। अलग से हम आपको क्वेश्चन भी आंसर कर देते हैं, लास्ट यही हो जाएगा। यानी अलग से हम आपको क्वेश्चन यहाँ पे कर दे रहे हैं जैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा जाता है। मोलल उन्नयन अस्थिरांक का तो ऑब्जेक्टिव भी कभी कभी एग्जाम में रहते हैं, सब्जेक्टिव भी रहते हैं। अब यहाँ पर बता दे रहे हैं, क्वेश्चन है VBI, define मोलल elevation कांस्टेंट या इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। प्रश्न also determine its units, also determine its unit। बस यही, इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे, बस आज इंड हो जाएगा यहीं तक। हिंदी हो गया, मोलल उन्नयन अस्थिरांक को परिभाषित करें। हिंदी लिख लीजिए, मोलल उन्नयन अस्थिरांक को परिभाषित करें। मोलल उन्नयन अस्थिरांक को परिभाषित करें। फुल स्टॉप पे प्रश्न सेक्शन में, इनके मात्रक भी निर्धारित करें। इनके मात्रक भी निर्धारित करें। इनके मात्रक भी निर्धारित करें। लिख लिए, ठीक। सॉल्यूशन कर दे रहे हैं, जो भी लिखे तो वही, और क्या। सॉल्यूशन ये केवल 2 नंबर का है, बस 2 नंबर का ये है। अगर ये नहीं रहा तो इसका मात्रक रहेगा, है ना, वो या तो ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में तो 2 नंबर, ऑब्जेक्टिव तो ऑप्शनेबल 1 नंबर, है ना। तो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट को परिभाषित करें, तो आंसर ऐसे लिखेगा, कहेंगे, और सिंपल वे में आप ऐसे ही लिख देंगे केवल कि फॉर 1 मोलल सॉल्यूशन containing non-volatile solid, for 1 molar solution containing non-volatile solid, elevation in boiling point is also called molar elevation constant। या ऐसे लिखेंगे, molar elevation constant is defined as, जैसे मैंने वैसे लिखे, यानी कहेंगे फॉर 1 मोलल सॉल्यूशन containing non-volatile, for 1 molar solution containing non-volatile solid, elevation in boiling point is also called molar elevation constant या इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। देखिए ध्यान से, यानी ये लिखा फॉर 1 मोलल सॉल्यूशन containing non-volatile solid, elevation in boiling point is also called
मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। हिंदी हो गया, हिंदी लिख लीजिए। अबाष्पशील घुल रखने वाले, अबाष्पशील घुल रखने वाले एक मोलल बिलियन, अबाष्पशील घुल रखने वाले एक मोलल बिलियन के क्वथनांक में, एक मोलल बिलियन के क्वथनांक में अबाष्पशील घुल रखने वाले एक मोलल बिलियन के क्वथनांक में उन्नयन को ही, क्वथनांक में उन्नयन को ही मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। लिख लिए, फिर यहां पर लिख दीजिए दैट इज करके, दैट इज डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू एम। कहेंगे हेयर एम बराबर 1, देन डेल्टा टी बी बराबर के बी, और डेल्टा टी बी बराबर के बी, और के बी बराबर डेल्टा टी बी। यहां तक यही हो गया मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और ये है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यही हो गया क्या, लेकिन डेल्टा टी बी बराबर के बी गुना एम। हेयर एम बराबर 1, देन डेल्टा टी बी बराबर के बी, और के बी बराबर डेल्टा टी बी। बस हो गया क्या, ये हो गया मोलल उन्नयन स्थिरांक बराबर क्वथनांक में उन्नयन, मोलल उन्नयन स्थिरांक बराबर क्वथनांक में उन्नयन, मोलल उन्नयन स्थिरांक बराबर क्वथनांक में उन्नयन। यहां पर एक आने से जोड़ दिए तो ज्यादा बेटर रहेगा, फुल स्टॉप दिए ना, तो लिख देते हैं दैट इज फ्रॉम elevation in boiling point, that is from elevation in boiling point expression। यानी यहां पर लिखना है अर्थात क्वथनांक में उन्नयन के व्यंजक से, इसका हिंदी हो गया अर्थात क्वथनांक में उन्नयन के व्यंजक से, अर्थात क्वथनांक में उन्नयन के व्यंजक से। आखन देके छोड़ दिए, तो ये हो गया डेल्टा टी बी बराबर के बी गुना एम। हेयर एम बराबर 1 है ना, स्मॉल एम है, देखिए ना, हेयर एम बराबर 1, देन डेल्टा टी बी बराबर के बी, और के बी बराबर डेल्टा टी बी। यानी इसका हिंदी हो गया मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक बराबर क्वथनांक में उन्नयन, मोलल उन्नयन स्थिरांक बराबर क्वथनांक में उन्नयन। लिख लिए, ठीक। अब खाली इसका बच गया, इसके मात्रा को भी निर्धारित करें, इसका भी आंसर कर देते हैं। दोनों क्वेश्चन एक साथ रहे ये कोई जरूरी नहीं है, प्रायः दोनों क्वेश्चन अलग अलग रहते हैं, है ना। तो अगर एक साथ रहेगा तो दोनों को वैसे साथ में आंसर लिखना है, ऐसे अलग अलग रहेगा तो या तो प्रथम क्वेश्चन रहेंगे जिसका आंसर यहाँ तक होगा, और
दूसरा क्वेश्चन रहेगा तो उसका आंसर स्टार से करें। दूसरे क्वेश्चन का यहां पर ऐसे लिखते हैं, स्टार्ट देखें, यूनिट ऑफ यानी यूनिट ऑफ इबुलियो आस्कोपिक कांस्टेंट, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, एक ही बात है। यानी क्वथनांक में उन्नयन अस्थिरांक के इकाई या मोलल उन्नयन अस्थिरांक के इकाई, मोलल उन्नयन अस्थिरांक के इकाई। तो इसमें खाली इतना कर दीजिएगा ना, ऐसे सेंस फ्रॉम एलिवेशन, सेंस फ्रॉम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक्सप्रेशन, सेंस फ्रॉम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक्सप्रेशन। चूंकि क्वथनांक में उन्नयन के व्यंजक से, चूंकि क्वथनांक में उन्नयन के व्यंजक से, चूंकि क्वथनांक में उन्नयन के व्यंजक से, दैट इज डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू एम, है ना, और के बी बराबर डेल्टा टीबी बटे एम। कहेंगे सेंस यूनिट ऑफ डेल्टा टीबी बराबर के समझते हैं, केल्विन, एंड यूनिट ऑफ एम बराबर मोल पर केजी, व्हाट जी। सो यूनिट ऑफ केबी, यूनिट ऑफ केबी बराबर डेल्टा टीबी हो गया केल्विन, आई हो गया मोल पर केजी। यही है मोलल एलिवेशन, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, है ना, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। अब क्या करना आपको, कर देना और यूनिट ऑफ केबी बराबर केल्विन किलोग्राम पर मोल, नहीं हटेगा। तो यूनिट ऑफ केबी बराबर केल्विन किलोग्राम पर मोल, केल्विन किलोग्राम पर मोल, यही आएगा। यानी यूनिट ऑफ केबी बराबर केल्विन, ऊपर गया था किलोग्राम पर मोल, ठीक है। यहाँ पर अलग से बता देख लें, आउट करके ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव के लिए, हालांकि ये भी आई है, ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव, ये भी आई है ना। कहेंगे यूनिट ऑफ केबी बराबर केल्विन किलोग्राम पर या केल्विन बटे स्मॉल या केल्विन पर या डिग्री सेंटीग्रेड पर मोल और डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए हमने लिखा चूंकि क्वथनांक में उन्नयन के व्यंजक से, चूंकि क्वथनांक में उन्नयन के व्यंजक से, अर्थात डेल्टा टीबी बराबर केबी गुना एम और केबी बराबर डेल्टा टीबी बटे एम। चूंकि
चूंकि डेल्टा टीवी का मात्रक बराबर, चूंकि डेल्टा टीवी का मात्रक बराबर के, यानी केल्विन, ये हिंदी में कॉमन लिखा चूंकि, ये ऐसे ही रहने दीजिए, ये भी ऐसे ही रहने दीजिएगा, और ये भी, ये सब अंग्रेजी हिंदी कॉमन हुआ, खाली इसका हिंदी लिखागा, बाकी वैसे लिखेगा। बाकी हम समझा देवे कि चूंकि डेल्टा टीवी का मात्रा केल्विन हो गया और यानी मोलिटी का हो गया मोल पर केजी, तो यूनिट ऑफ केवी बराबर यहाँ हो गया केल्विन और यहाँ हो गया मोल पर केजी, यही है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, यानी क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक या मोलर उन्नयन स्थिरांक है। और यूनिट ऑफ केवी बराबर केल्विन, ऊपर गया तो जनरल हो गया किलोग्राम और ऊपर गया तो माइनस हो गया केल्विन किलोग्राम पर मोल, आंसर हो गया, बस समाप्त हो गया। आउट करके ऑब्जेक्टिव में बताया जो भी आई है, यूनिट ऑफ केवी बराबर, तो यही वाला लिख दिए केल्विन किलोग्राम पर मोल या केल्विन, और ये जो स्मॉल एम था उसको स्मॉल एम ही मान लिया, तो इसका हो गया के, इसका के, इसका एम, तक के बटे एम, या केल्विन ऊपर आ गया तो एम इनवर्स। अगर केल्विन नहीं लेकर के डिग्री सेंटीग्रेड पर योग करते तो डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलर या डिग्री सेंटीग्रेड, और ये बटा एम है ऊपर लेकर चल जाएंगे तो माइनस एम हो जाएगा ना। ठीक, इस तरीके से आज इतना ही हम आपको बताए कि क्वथनांक में उन्नयन क्या है, एग्जाम से मतलब है। क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित करें, इससे भी एग्जाम से मतलब है। और क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक का मात्रक निर्धारित करें, उससे भी एग्जाम से मतलब था। बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही किया, और पढ़िएगा, दिक्कत होगा तो कल और रिपीट कर देंगे। ध्यान रखिए, बढ़िया से एक बार देख लेना, ठीक है।